हाँ जी, इस तावीज़ को भी देख लें जनाब। लॉजिकल डेटाबेस व्यू एंड फिजिकल व्यू। फिजिकल में तो ठीक है, हमें डेटा फाइल्स जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने देखी थी, डिफरेंट डेटा फाइल्स नजर आती हैं, डेटा फाइल्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स होंगे एंड दैट्स ऑल। बट लॉजिकली लाइक आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखा था ORCL। वन ORCL डेटाबेस हैव लॉट ऑफ टेबल स्पेसेस। कितनी टेबल स्पेसेस हैं? टेबल स्पेसेस लाइक एक सिस्टम टेबल स्पेस का नाम है, एक सिसऑक्स टेबल स्पेस है, एक अनडू टेबल स्पेस है, एक टेम्प टेबल स्पेस है, एक एग्जाम्पल्स टेबल स्पेस है, एक आपके पास होती है यूजर टेबल स्पेस। बाय डिफॉल्ट ये 5-6 टेबल स्पेसेस होती हैं। हर टेबल स्पेस के अंदर एटलीस्ट वन डेटा फाइल होती है, एटलीस्ट वन। एंड यू कैन हैव अप टू 999 डेटा फाइल्स एक टेबल स्पेस में। जैसे कि सिस्टम टेबल स्पेस की डेटा फाइल का नाम होगा system01.dbf। सिसऑक्स टेबल स्पेस की डेटा फाइल का नाम होगा sysox01.dbf। टेबल स्पेस लॉजिकल है। जब तक डेटाबेस ओपन नहीं हो जाती, मेटा डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल स्पेस। फिजिकली क्या है? फिजिकली सिर्फ डेटा फाइल्स हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स हैं, क्लस्टर्स हैं, दैट्स ऑल। बट लॉजिकली टेबल स्पेस में सेगमेंट्स होते हैं। लाइक टेबल सेगमेंट होता है, इंडेक्स सेगमेंट होता है, क्लस्टर सेगमेंट होता है। अब आप कहते हैं जी स्कीमा क्या है? स्कॉट यूजर है या स्कीमा है, जो भी है। स्कीमा यूजर को बेसिकली डेटाबेस टर्म में स्कीमा कहा जाता है। स्कॉट स्कीमा का एक टेबल है एम्प। सो एम्प इज अ सेगमेंट। एम्प कहां पे बना है? एम्प कहां पे लॉजिकली एग्जिस्ट करता है? एम्प डेफिनेटली जहां पे इस यूजर का डेटा पड़ा हुआ है। इस यूजर का डेटा अगर मैं कहता हूं जी यूजर्स टेबल स्पेस में पड़ा हुआ है, तो देर इज अ डेटा फाइल विद द नेम users01.dbf। तो ये जो आपने कहा जी सेगमेंट है, सेगमेंट इज योर एम्प। एम्प कहां पे लाई करेगा? एम्प users01.dbf में लाई करेगा। कैसे? मैं उसकी जरा लिटिल बिट में आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। Look at, if this one is your users01.dbf फाइल, मैं कहता हूं 100 मेगाबाइट की है ये फाइल, ठीक है। 100 मेगाबाइट इसका अपना हेडर होता है, फाइल हेडर, एंड रेस्ट लाइक 5 मेगाबाइट का हेडर हो गया। बाकी 95 मेगाबाइट इसने ऑपरेटिंग सिस्टम से टेकअप कर ली। ऑपरेटिंग सिस्टम से तो ये आपको 100 मेगाबाइट लेके इकट्ठा दिखा देगा कि जी 100 मेगाबाइट की फाइल है, लेकिन इंटरनली ये एम्प्टी होगी। जब आप पहली बार टेबल बनाते हैं, आप लिखते हैं क्रिएट टेबल एम्प। एम्प टेबल बनाने की आपने स्टेटमेंट लिखी, तो यहां पे एक सेगमेंट बन जाता है। एम्प इज अ सेगमेंट। हर सेगमेंट का एक अपना हेडर होता है विच इज कॉल्ड सेगमेंट हेडर। टेबल है ना एम्प, तो इसका सेगमेंट हेडर बन गया। सेगमेंट हेडर में उसका यूनिक सेगमेंट आईडी लिखा जाता है, जो यूनिक होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक होता है। अब ये सेगमेंट किससे मिलकर बना? आप ये देखिए डायग्राम, सेगमेंट में एक्सटेंट्स हैं। एक्सटेंट किससे मिलकर बना? ओरेकल ब्लॉक से। आ जाए दोबारा यहां पे, सेगमेंट है, सेगमेंट किससे मिलकर बनेगा? एक्सटेंट से। एक्सटेंट नंबर 0, एक्सटेंट नंबर 1। अगर मैं इस एक एक्सटेंट को देखूं तो ये एक्सटेंट मल्टीपल ओरेकल ब्लॉक से मिलकर बना होगा। लाइक अगर मैं एक्सटेंट नंबर 1 को, हर एक्सटेंट का अपना हेडर होता है, उसमें उसका मेटा डेटा पड़ा होता है कि भाई एक्सटेंट में कितने ओरेकल ब्लॉक्स हैं, क्या कुछ है। लाइक ये एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट 4 ओरेकल ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, इसका अपना हेडर है, इसके अपने आईडीज हैं। हर एक ब्लॉक, लाइक दिस वन इज वन ब्लॉक, अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो इसमें भी एक दुनिया बसी होती है। ब्लॉक का अपना हेडर होता है पूरा, इसके हेडर में इसका यूनिक ब्लॉक एड्रेस, जिसे अभी हम कह रहे थे कि और एक पार्सिंग क्या होता है? पार्सिंग होता है कि आपका डेटा कौन से ऑरेकल ब्लॉक्स में पड़ा हुआ है, उन ब्लॉक्स के यूनिक आईडीज गेट करें। इसमें यूनिक ब्लॉक आईडी पड़ा होगा, इसमें रो डायरेक्टरी भी पड़ी होती है, टेबल डायरेक्टरी भी पड़ी होती है कि कितनी रोज नीचे सेव्ड हैं। हर रो को अगर आप देखें तो रो का अपना हेडर होता है, रो के हेडर में यूनिक रो आईडी होता है। अगर आपका एक टेबल एम्प ऐसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दिस वन इज योर एम्प टेबल। एम्प टेबल के 2 कॉलम है, एक है आईडी, एक है नेम। आईडी में 1 2 3 4, नेम में अली। तो यहां पे जो भी और एक पहले रो होगी, रो का यूनिक आईडी होगा, उसके आगे कॉलम लेंथ है 1 2 3 4, और आगे कॉलम का डेटा 1 2 3 4। फिर अगला कॉलम है नेम, फिर उसकी लेंथ और उसका डेटा यहां पे सेव होगा बाइनरी शेप में। जहां पे एक रो खत्म होती है वहीं से अगली रो शुरू हो जाती है। रोज हमेशा टॉप टू
फ्रॉम बॉटम टू टॉप ग्रो करती हैं और एंड तक भरने की कोशिश करती हैं अपने आप को, जबकि हेडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रो करता है, दरमियान में फ्री स्पेस रखी जाती है ताकि टू लेयर्स आपस में कोलाइड ना हो जाए, कोलिजन ना हो जाए, अदरवाइज रो चेनिंग, रो माइग्रेशन हो जाएगी। सो इट्स अ ह्यूज साइंस। ये सारे के सारे और ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। लॉजिकली एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है? अब ये रो आईडी अगर आप कभी, आप वैसे तो यूजुअली लिखते हैं ना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम, अगर आप लॉग इन हो जाएं स्कॉट टाइगर के थ्रू और आप यूं लिखें सेलेक्ट रो आईडी कॉमा एम्प आईडी फ्रॉम एम्प, तो आपको दो कॉलम शो करेगा, एक तो एम्प आईडी जो ओरिजिनल है, तो रो आईडी आपके टेबल का कोई कॉलम नहीं है, सूडो कॉलम होता है, और यहां पे आपको हेक्साडेस में लंबा चौड़ा 16 डिजिट कोड दिखाएगा जो कि इसका यूनिक रो आईडी होता है, और हर रो का एक यूनिक रो आईडी होता है। रो आईडी कैपेबल होता है कि अगर आपको खाली रो आईडी पता चल जाए, आपको पता चल जाता है कि आपकी रो कौन सी डेटा फाइल में पड़ी हुई है, किस सेगमेंट में पड़ी हुई है, किस एक्सटेंट में पड़ी हुई है, किस ऑरेकल ब्लॉक में पड़ी हुई है, और ऑरेकल ब्लॉक में भी किस जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है, सो यू आर कैपेबल एनफ। ये पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स, इन डेटा स्ट्रक्चर से आपको बेनिफिट क्या होगा? जब आप पार्स ट्री बनाते हैं, पार्स ट्री क्या है, मैं लिख देता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम, भाई ये 4GL है, जब 1GL में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या पता, एम्प के अंदर शायद कोई भी रो ना हो, 4 रोज हो या ट्रिलियन बिलियन बिलियंस ऑफ रोज हो। तो पार्स ट्री क्या होता है? उन तमाम ऑरेकल ब्लॉक्स के एड्रेसेस, उन रोज के एड्रेसेस जिनको आपने रिट्रीव करना है, तो उसके लिए बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपके डेटाबेस सर्वर को पता चल जाता है कि उस बेचारे को कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थे जी अ लिटिल बिट वन साइंस रिगार्डिंग दिस वन। अब ये देखिए यहाँ पे समझाया जा रहा है जी टेबल स्पेसेस और डेटा फाइल। टेबल स्पेसेस और डेटा फाइल में वही रिलेशनशिप है जो आप माउंट पॉइंट, जैसे आपने पढ़े थे जी, रूट माउंट पॉइंट बनाए, बूट माउंट पॉइंट बनाए, होम बनाए, वॉर बनाए, यूएसआर बनाए, ओपीटी बनाए, या ड्राइव्स बनाए। आप जैसे विंडोज में सी ड्राइव बनाते हैं, डी ड्राइव बनाते हैं, क्या बेनिफिट होता है आपको ड्राइव बनाने का? क्या आप ड्राइव पे डायरेक्ट कुछ लिख सकते हैं? क्या आप ड्राइव से डायरेक्ट कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप तो फोल्डर बनाते हैं इस पे, या फाइल बनाते हैं, जो भी चीज लिखते हैं फाइल में लिखते हैं, जो भी चीज करते हैं फोल्डर में करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं तो फोल्डर को करते हैं, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, रीनेम, क्रिएट, ड्रॉप, जो भी करते हैं या तो आप फाइल लेवल पे करते हैं या फोल्डर लेवल पे करते हैं। क्या आप डायरेक्ट ड्राइव को ऊपर कुछ लिखते हैं? नो। इसी तरह से आप टेबल स्पेस पे डायरेक्ट कुछ नहीं लिखते, आप हमेशा टेबल स्पेस के अंदर फिजिकल क्या होती हैं? डेटा फाइल्स। अब जो कुछ भी लिखेंगे वो डेटा फाइल्स पे लिखेंगे। लेकिन फोल्डर बनाने का या ड्राइव बनाने का बेनिफिट आपको क्या मिलता है? आप राइट क्लिक करके एक पूरी ड्राइव को फॉर्मेट कर दें, जितने फोल्डर्स होंगे सब फॉर्मेट हो जाएंगे। आप कोई शेयरिंग की पॉलिसी ड्राइव पे लगा दें, तमाम फोल्डर शेयर हो जाएंगे। आप कंप्रेशन की कोई पॉलिसी लगा दें, तमाम कंप्रेस हो जाएंगे। आप ड्राइव को श्रेड कर दें, होल डेटा आपका श्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये काम इंडिविजुअल फोल्डर लेवल पे नहीं किया। फोल्डर शायद एक ड्राइव में थाउजेंड्स या मिलियंस या बिलियंस फोल्डर्स हों, आप इंडिविजुअल लेवल पे जाते ही नहीं। यही बेनिफिट आपको टेबल स्पेस लेवल पे मिलता है। आपसे मैंने भी कहा कि एक टेबल स्पेस में 999 डेटा फाइल्स हो सकती हैं। आप एक टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर दें, तमाम डेटा ऑफलाइन हो जाएगा। आप एक टेबल स्पेस को ऑनलाइन कर दें, तमाम डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। आप एक टेबल स्पेस को रीड ऑनली कर दें, एक टेबल स्पेस को बैकअप ले लें, उसका बैकअप मोड में ले जाएं, उसकी तमाम डेटा फाइल्स बैकअप मोड में चली जाएंगी। दिस वन इज अ बेनिफिट। आप हमेशा लॉजिकली टेबल, एक डेटाबेस को टेबल स्पेसिस में डिवाइड अप किया जाता है, और टेबल स्पेसिस के अंदर आपकी डेटा फाइल्स होती हैं। फिर जितने भी सेगमेंट्स हैं, क्लस्टर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, आईओटीज हैं, वो सब के सब इसी टेबल स्पेस में लाए करते हैं। अब हमारे पास दो तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टम टेबल स्पेस, एक को हम कहते हैं नॉन सिस्टम टेबल स्पेस। सिस्टम टेबल स्पेस आजकल डिवाइड अप कर दी गई है दो में, एक को कहते हैं सिस्टम, एक को कहते हैं सिसॉक्स, सिस्टम ऑक्सिलरी। 9i तक ये था, ऑरेकल 9i सर्वर तक के एक ही सिस्टम टेबल स्पेस होती थी, वो ओवरबर्डन्ड होती थी। अब दो होती हैं, फ्रॉम 10G टू ऑनवर्ड, 10G 11G में दो होती हैं। एक को सिस्टम टेबल स्पेस कहा जाता है, एक को सिसॉक्स टेबल स्पेस कहा जाता है। सिस्टम जिसमें मेटा डेटा, सिस का डेटा पड़ा हुआ है, मेटा डेटा, होल मेटा डेटा, आपकी पूरी डेटा डिक्शनरी इसमें पड़ी हुई है कि लाइक आपकी डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, उनके कितने कॉलम्स हैं, उनका क्या नाम है, उनका डेटा किधर सेव है,
कौन सी टेबल स्पेस में, कौन से सेगमेंट में, एक्सटेंट में, ऑरेकल ब्लॉक में, कौन सी रो में, ये सब मेटा डेटा है। ये सब मेटा डेटा किधर स्टोर है? सिस्टम टेबल स्पेस में। और सिसऑक्स में क्या होता है? सिसऑक्स में OEM, ऑरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का डेटा, OEM का डेटा, ठीक है। वाई, कैसे? देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स आपके पूरे डेटाबेस लेवल पे कैलकुलेट की जाती हैं, होल डेटाबेस लेवल पे जो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होती हैं कि भाई कितना बर्डन है, मेमोरी कितनी कंज्यूम की, CPU कितना कंज्यूम किया हर क्यूरी ने, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, कितने देने चाहिए, एग्जीक्यूशन प्लान बनते हैं, वो सब कुछ किधर सेव होगा? सिसऑक्स टेबल स्पेस में। ये दोनों आपकी सिस्टम टेबल स्पेसेस हैं। इसमें अब देखिए रूल क्या होता है, किसी भी लाइब्रेरी में भी चले जाएं तो रूल ये होता है कि एक पहले छोटा सा डेस्क बना होता है जहां पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर लाइब्रेरी ह्यूज है तो कौन सा कॉर्नर किधर है, क्या वहां पे आप बुक्स रख देंगे? नहीं, वहां पे आप बुक्स नहीं रखेंगे, आप अप्रोप्रिएट कॉर्नर पे रखेंगे। तो आपका एप्लीकेशन डेटा इन टेबल स्पेसेस में नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन डेटा सेपरेट टेबल स्पेसेस में होना चाहिए। और अगर आप अपनी सेपरेट टेबल स्पेसेस नहीं बनाते तो फिर क्या होता है? डेटा इन्हीं में सेव होता है, जो कि गलत चीज है। आप अपनी डेटा टेबल स्पेस बनाएं, अपनी इंडेक्स टेबल स्पेस बनाएं, अपनी टेम्प टेबल स्पेसेस बनाएं, अपनी लॉग टेबल स्पेसेस बनाएं और अपना यूजर्स का डेटा उनमें रखें। इनको ओवरबर्डन नहीं करें। अगर आपको यूजर बनाते हैं तो जब आप क्रिएट यूजर की कमांड लिखते हैं उस वक्त साथ ही नीचे बताया जाता है कि इस यूजर की डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी होगी, ताकि उसके तमाम डेटा जितने भी सेगमेंट्स हैं वो उस अप्रोप्रिएट जगह पे जाएं। सो एज अ होल आपने इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट मेमोरी स्ट्रक्चर्स, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स क्या कुछ होते हैं, इसने आपको एक ओवरव्यू पूरे होल चैप्टर ने प्रोवाइड किया कि भाई काम कैसे होता है। अगर आपसे खाली पूछ लिया जाए कि ऑरेकल सर्वर, इसके पीछे कौन सी दुनिया पूरी की पूरी बसी हुई है, वो आपने इस होल चैप्टर में एज अ वन ऑरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर कवर अप किया है। And that's all regarding this one chapter. Let us continue with the chapter number 2. Chapter number 2 के अंदर